हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हम कंटिन्यू करेंगे अपनी साइंस सीरीज़ को। और साइंस सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया था विद द टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अभी तक हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट कंप्लीट किए हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये हम सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक विटामिन्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, दैट इज़ मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, क्या इनका हमारी बॉडी में रोल होता है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो किस तरीके की डिजीज़ हो जाती हैं, किस तरीके का इनका नेचर होता है, कैसे अब्जॉर्ब होते हैं, क्या हमारी बॉडी में इनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। आज हम ये सारा सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मिनरल्स होते क्या हैं? दीज आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स नीडेड बाय द बॉडी फॉर द वेरियस फंक्शंस। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स डिस्कस किए थे, उनके अंदर क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन अकेला कार्बन नहीं होता है, और भी अलग अलग एलिमेंट होते हैं, लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटीन के अंदर क्या होता है, फैट्स के अंदर क्या होता है, वाइटामिन के अंदर क्या होता है। वाइटामिन में हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था कि विटामिन से पूछा जाता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या इनऑर्गेनिक होते हैं। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइल मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ये एलिमेंट होते हैं, इनके अंदर कंपाउंड फॉर्म नहीं होती है, सिंगल एलिमेंट ही प्रेजेंट होता है, और वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वो कौन से होते हैं अभी हम डिस्कस भी करेंगे। इनका काम क्या होता है बॉडी के अंदर, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, लाइक बॉडी टिश्यूज़ को बनाने में हेल्प करना, बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने में हेल्प करना, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं उनको असिस्ट करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, लाइक हम कैल्शियम फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, हमारे स्केलेटन को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ऐसे ही सारे के सारे मिनरल्स के काम अलग अलग होते हैं। क्या उनके सोर्सेज होते हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। अगर हम मिनरल्स को फर्दर क्लासिफाई करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स किसको बोलते हैं? जो डेली डाइट में हमें 100 mg से ज़्यादा की जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो होते हैं हमारे मेजर मिनरल्स, और जिनकी रिक्वायरमेंट 100 mg से कम होती है वो होते हैं हमारे ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल होते हैं वो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए उनको मैक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं, और जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो कम अमाउंट में चाहिए, इसलिए उनको माइक्रो मिनरल्स भी बोलते हैं। रिमेंबर, मिनरल्स खुद क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। उसमें भी आगे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड। लेट्स स्टार्ट विद द मेजर मिनरल्स, जिसमें फर्स्ट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम का क्या क्या काम होता है हमारी बॉडी में, क्या इसके सोर्सेज होते हैं, डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ हो सकती है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। कैल्शियम में सबसे पहले अगर हम बात करें इसके फूड सोर्सेज की, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है? एज यू नो, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, भरपूर अमाउंट में कैल्शियम हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से। उसके अलावा फिशेस में भी कैल्शियम होता है, एग्जाम्पल सार्डिन, सालमन, और डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके अंदर भी भरपूर अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अगर बात करें फंक्शंस की, तो कैल्शियम के हमारी बॉडी में क्या क्या काम होते हैं? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी इज डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। जो हमारी बोन्स और टीथ की स्ट्रेंथ होती है वो किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की वजह से। जितना कैल्शियम रिच हमारी डाइट होती है उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे बोन और टीथ होते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम से बने होते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी जो भी काम करती है, इनर ऑर्गन जो भी काम कर रहे हैं, आउटर हमारी बॉडी जो भी काम कर रही है, जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो किस तरीके से कंट्रोल होते हैं? ब्रेन एक कंट्रोलिंग पावर है हमारी पूरी बॉडी की, और वो किस फॉर्म में पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में सिग्नल भेज के उसको कंट्रोल करता है। और यही सिग्नल ब्रेन में जब एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसफ़र होते हैं तो उसके ट्रांसफ़र के लिए कैल्शियम का होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ ब्लड क्लॉटिंग। जब भी हमें कहीं कट लग जाता है तो क्या होता है, ब्लीडिंग होती नहीं रहती है कंटिन्यू, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, क्लॉट बन जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो वो प्रोसेस होता है उसमें भी कैल्शियम का प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। नॉर्मल हार्ट एक्शन के लिए जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है कैल्शियम, और नॉर्मल मसल एक्टिविटी के लिए मसल्स की जो मूवमेंट होती है उसमें भी कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये हम आगे स्केलेटल सिस्टम में भी देखेंगे। अब अगर हम बात करें डिजीज़ की, कि अगर हम कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो किस तरीके की डिजीज़ हो जाती हैं? ओस्टियोपोरोसिस,
osteomalacia, rickets, tetany, retarded growth, poor tooth and bone formation. Now let's discuss osteoporosis. Osteoporosis क्या होती है? osteo वर्ड हमेशा यूज होता है बोन के लिए, पोरोसिस वर्ड जो है वो यूज होता है पोर के लिए। बोन जब हमारी पोरस हो जाती हैं और उनमें से कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो बोन क्या होती हैं, लो डेंसिटी की हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं और फ्रेजाइल हो जाती हैं, जो ज़्यादा प्रेशर बेयर नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बोन बहुत फ्रेजाइल होकर टूटनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है? जब हमारी डाइट में कैल्शियम की कमी हो जाती है और उसकी वजह से बोन्स जो हैं प्रॉपर स्ट्रेंथ अपनी मेंटेन नहीं कर पाती हैं और ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने के लिए उन बोन में से कैल्शियम रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज ओस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट, रिकेट्स एंड ओस्टियोमलेशिया। ये क्या होते हैं? हमने वाइटामिन में भी डिस्कस किया था। रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया में सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और बेंडिंग हो जाती है बोन्स की। बट द डिफरेंस इज रिकेट्स होता है बच्चों में और ओस्टियोमलेशिया होता है अडल्ट्स में। ये हमने विटामिन में भी डिस्कस किया था। रिकेट्स और ओस्टियोमलेशिया कौन सा विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, कमेंट बिलो। नेक्स्ट मिनरल है हमारा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो सोर्सेज क्या क्या होते हैं जिनसे हमें फॉस्फोरस मिलता है? मिल्क, चीज़, लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, होल ग्रेन सीरियल्स, लेग्यूम्स, नट्स, जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें फॉस्फोरस होता है। हमारा नॉन वेज सोर्स की अगर हम बात करें तो मीट के अंदर, चिकन के अंदर, फिश के अंदर फॉस्फोरस होता है और जितने भी होल ग्रेन होते हैं उनके अंदर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और ड्राई फ्रूट्स के अंदर, नट्स के अंदर भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, काम क्या करता है फॉस्फोरस हमारी बॉडी में? फॉस्फोरस हमारे कैल्शियम के साथ मिलके बोन्स और टीथ की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। हमारे ब्लड की पीएच कितनी होती है अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। उसकी पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक बफर सिस्टम फॉर्म करता है जिससे पीएच ना ज़्यादा एसिडिक की तरफ जाती है ना ज़्यादा बेसिक की तरफ जाती है, तो इसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल बॉडी सेल्स। जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में, स्ट्रक्चर फॉर्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्फोरस, क्योंकि ये वन ऑफ द कंपोनेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज CHO, CHON एंड फैट मेटाबॉलिज्म। ये CHO और CHON क्या है ये हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये एलिमेंट्स कौन से पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो कमेंट बिलो कि आप इसको रिकॉल कर पा रहे हो, आपको याद है या नहीं है कि CHO और CHON से यहाँ क्या मतलब है। फैट मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है? इफ़ यू कैन रिमेंबर कि हमने डिस्कस किया था कि जो भी हम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं वो जाके हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। लाइक अगर हम बात करें क्या लीटर में, किलोग्राम में, ऐसे हम काउंट करते हैं कितने लीटर एनर्जी बन गई या कितने किलोग्राम एनर्जी बन गई, नहीं। एनर्जी की अपनी एक करेंसी होती है, दैट इज़ ATP। व्हाट इज़ ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जितना भी हम न्यूट्रिएंट कंज्यूम करते हैं अगर वो हमारी बॉडी में जाके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है आफ्टर मेटाबॉलिज्म, तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम काउंट करते हैं ATP की फॉर्म में। और ATP दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट उसको बनाने में हेल्प करता है। बात करें इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ की, तो वो कौन सी होंगी? एज वी डिस्कस्ड कि ये बोन्स और टीथ की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी बोन की और टूथ की जो हेल्थ है वो पुअर होगी, डिके होने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, वीकनेस इसकी वजह से फील होती है जब हमारे सेल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एनर्जी प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, तो ऑब्वियसली वीकनेस फील होगी। नेक्स्ट इज एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया किसको बोलते हैं? एनोरेक्सिया एक ऐसी मेंटल स्टेट होती है जिसके अंदर आपको ओवरवेट होने का डर लगता है और आप एपेटाइट के साथ गड़बड़ करना स्टार्ट कर देते हो, आप खाना नहीं खाते हो इस डर की वजह से कि कहीं आपका वजन ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा, आप ओवरवेट तो नहीं हो जाओगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट इज जनरल मलेशिया। ये क्या होता है? इसमें एक जनरल फीलिंग होती है ऑफ बीइंग अनवेल। आपको मेंटली फिजिकली अच्छा फील नहीं होता है, यू फील लाइक कि हेल्दी नहीं हूँ मैं। नेक्स्ट मिनरल है हमारा पोटाशियम। पोटाशियम क्या होता है? पोटाशियम एक मैक्रो मिनरल है और इसके फूड सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से हमें पोटाशियम मिलता है? ऑरेंजेस से, बनाना, ड्राइड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम, मिल्क, सीरियल, मीट और कोकोनट वाटर, ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं पोटाशियम के। फंक्शंस की अगर हम बात करें, पोटाशियम का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? फर्स्ट इज़
मसल कॉन्ट्रैक्शन, जितने भी हमारे मसल्स होते हैं वो मूवमेंट किस तरीके से करते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को करवाने में पोटेशियम हेल्प करता है। ये कैसे करता है, कैसे पूरा प्रोसेस चलता है, इसको हम स्केलेटल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है। सोडियम और पोटेशियम ये हमारी बॉडी में बैलेंस्ड फॉर्म में होने चाहिए। अगर पोटेशियम कम होता है और सोडियम का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो पोटेशियम क्या है, उस सोडियम के लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जितना भी हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उतना ज़्यादा उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, फ्लूइड को मेंटेन करके रखते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स कम हुए, पोटेशियम कम हुआ तो वाटर जो बॉडी का फ्लूइड है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, सोडियम पोटेशियम पंप। ये हम आगे नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे किस तरीके से चलता है। एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है, लाइक अगर हमारी कहीं चोट लगी है तो ब्रेन क्या सिग्नल देगा कि उसमें दर्द हो रहा है। तो इतना फास्ट जो हमारा पूरा सिस्टम चलता है नर्व सिग्नलिंग का, वो किस तरीके से चलता है, सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से चलता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही हमारे नर्व इम्पल्स के ट्रांसमिट होने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलर हार्ट रिदम, हार्ट बीट जो होती है हमारी उसको भी रेगुलर रखने में हेल्प करता है। अगर पोटेशियम का लेवल मेंटेन नहीं होता है तो हार्ट बीट भी हमारी चेंज हो जाती है। एंड द लास्ट इज सेल मेटाबॉलिज्म, जितने भी सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चलती हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल होता है पोटेशियम का। अगर बात करें इसकी डेफिशिएंसी या इसकी टॉक्सिसिटी की, अगर कोई भी एलिमेंट हमारी बॉडी में कम हो रहा है, कोई कंपाउंड कम हो रहा है तो वो क्या होती है, डेफिशिएंसी। अगर ज़्यादा हो रहा है तो टॉक्सिसिटी। अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, इसकी डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज़ हो सकती है, हाइपोकैलेमिया। हाइपो वर्ड हमेशा यूज़ होता है कमी के लिए, कम के लिए, लेस। हाइपोकैलेमिया, कैलेमिया पोटेशियम के लिए यूज़ हुआ है, तो हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम का लेवल लो है। मसल वीकनेस हो जाएगी, मसल प्रॉपरली हमारी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, वीक हो जाएंगी, सिग्नल प्रॉपर नहीं जा पाएगा मसल्स के पास, कन्फ्यूज़न रहेगा और अब नॉर्मल हार्ट बीट। अभी हमने डिस्कस भी किया कि हमारी हार्ट बीट का एक नॉर्मल जो रिदम होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है पोटेशियम। तो अगर पोटेशियम नहीं होगा तो हमारी हार्ट बीट भी अब नॉर्मल हो जाएगी। जस्ट लाइक डेफिशिएंसीज अगर हम बात करें टॉक्सिसिटी की, तो डेफिशिएंसी से क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। ऐसे ही अगर ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। हाइपो वर्ड कम के लिए यूज़ होता है और हाइपर वर्ड जो है वो ज़्यादा के लिए यूज़ होता है, तो हाइपरकैलेमिया। और हार्ट बीट अफेक्ट होगी, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इरेगुलर हार्ट बीट। ये क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग, ये फेटल हो सकते हैं, डेथ कोजिंग हो सकती है अगर पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। हम बोलते हैं कि गर्मियों में हमें इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए कोकोनट वाटर कंज्यूम करना चाहिए, बट कोकोनट वाटर इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर पोटेशियम प्रेजेंट होता है। अगर आप एक्सेस में कोकोनट वाटर कंज्यूम करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम का लेवल हाई हो जाता है एंड दैट कैन लीड टू इरेगुलर हार्ट बीट। नेक्स्ट मिनरल है हमारा सोडियम। सोडियम के फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो कहाँ से हमें मिलता है, टेबल साल्ट जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज़ टेबल साल्ट के अंदर सोडियम प्रेजेंट होता है। बीफ के अंदर होता है, एग्स के अंदर, पोल्ट्री, मिल्क, चीज़, सोया सॉस, इन सब के अंदर सॉल्ट मतलब सोडियम प्रेजेंट होता है। मॉडरेट अमाउंट इसकी ब्रेड्स और वेजिटेबल्स में मिलती है, कुछ वेजिटेबल्स में भी सोडियम प्रेजेंट होता है, ब्रेड्स के अंदर भी सोडियम प्रेजेंट होता है। बट द एक्सेस अमाउंट, लार्ज अमाउंट प्रेजेंट इन प्रोसेस्ड फूड। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, वो हमें कम कंज्यूम करने चाहिए क्योंकि उनके अंदर हाई अमाउंट ऑफ सोडियम होती हैं एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर हार्ट हेल्थ। फंक्शंस की अगर हम बात करें, सोडियम का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। इससे पहले भी हमने अभी डिस्कस किया है। सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड को बैलेंस करके रखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। इफ़ यू कैन रिमेंबर कि कभी भी डायरिया के अगर किसी को हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोल लो, इलेक्ट्रोलाइट्स लो। तो उसके अंदर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। बाकी मिनरल्स भी होते हैं बट सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन होगा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये भी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सोडियम और पोटेशियम पंप जो है वो क्या करता है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। बाकी इसको हम डिटेल में नर्वस सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। एसिड बेस बैलेंस,
एसिड बेस बैलेंस एक बफर सिस्टम का ये काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में ना ज़्यादा एसिड का लेवल बढ़ता है ना ज़्यादा बेस का लेवल बढ़ता है। एक बफर सिस्टम को ये मेंटेन करता है। एंड द लास्ट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन। सोडियम जो है वो हमारी मसल्स की मूवमेंट में भी हेल्प करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ऐसे ही मसल को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जब ग्लूकोज का अब्जॉर्प्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो उसमें भी सोडियम हेल्प करता है। बात करें अगर इसकी डेफिशिएंसी की, इसकी डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी से होने वाली कौन से डिजीज़ हैं। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है सोडियम की हमारी बॉडी में तो नोज़िया होता है। नोज़िया क्या होता है? उल्टी जैसा मन होता है कि अभी जस्ट उल्टी आने वाली है। एग्जॉशन होता है, बहुत ज़्यादा थकान रहेगी। मसल क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मसल प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, क्रैम्प्स आने उनमें स्टार्ट हो जाते हैं। पेन होता है, बहुत पेनफुल रहता है ये। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें, सोडियम अगर आप ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हो तो इसका सबसे कॉमन फीचर क्या होता है? सबसे कॉमनली जानी जाने वाली डिजीज़ दैट इज़ हाइपर टेंशन। हाइपर मीन्स ज़्यादा, बीपी बढ़ जाता है हाइपर टेंशन में। बीपी, हाई बीपी की जो प्रॉब्लम कंटिन्यू जब रहने लग जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपर टेंशन। और एडीमा, एडीमा क्या होता है? एडीमा में क्या होता है? वाटर रिटेंशन हमारी बॉडी में होने लग जाएगी। अगर साल्ट ज़्यादा होगा तो पानी भी ज़्यादा रहेगा और फ्लूइड ज़्यादा रहेगा बॉडी के अंदर, तो क्या होगा? स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं वो स्वेल कर जाएंगे एंड दैट कंडीशन इज़ नोन एज एडीमा। नेक्स्ट मिनरल है क्लोरीन, जो क्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम सोर्सेज की बात करें, कौन से फूड सोर्सेज हैं जहाँ से हमें क्लोराइड मिलता है? दैट इज़ टेबल साल्ट, एग्स, सी फूड और मिल्क। एज वी डिस्कस्ड बिफोर, सोडियम अकेला हम कंज्यूम नहीं करते हैं, वी कंज्यूम इट इन द फॉर्म ऑफ टेबल साल्ट, तो वो क्लोरीन के साथ होता है, क्लोराइड के साथ होता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या काम करता है क्लोरीन हमारी बॉडी में जाके? फर्स्ट इज गैस्ट्रिक एसिडिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। उसमें हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारा स्टमक का पार्ट होता है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक जूस क्या होते हैं? ग्लैंड्स हम डिस्कस करेंगे। कोई भी बॉडी पार्ट जो कुछ भी सिक्रीशन करता है उसको हम बोलते हैं ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले जूसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। उसकी पीएच कितनी होती है? एसिडिक पीएच होती है, बहुत लो, 3 to 4 उसकी पीएच होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि उसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, HCl। और HCl बनाने के लिए जो Cl है, क्लोरीन है, वो हमें कहाँ से मिलती है? क्लोराइड से। क्लोरीन हमारा एक मिनरल जो बॉडी में जाके HCl फॉर्म करेगा एंड दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द गैस्ट्रिक एसिडिटी। नेक्स्ट इज रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह एसिडिटी ही कॉज करेगा, सिर्फ गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वहाँ पे हमारा एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, अदरवाइज ये बफर भी फॉर्म करता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेस का बैलेंस मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, टू मेंटेन द फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पहले भी हमने डिस्कस किया, अभी सोडियम में भी पोटाशियम में भी। तो सोडियम अकेला हम कंज्यूम नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी डिस्कस किया हमने, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है? HCl, वो होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को मेंटेन करेगा। अगर बात करें इसकी डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी की, अगर डेफिशिएंसी हो जाती है क्लोराइड की हमारी बॉडी के अंदर तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, कौन सी डिजीज़ वो कॉज कर सकता है? फर्स्ट इज इम्बैलेंस इन गैस्ट्रिक एसिडिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एसिडिटी को मेंटेन करने का, वही ख़त्म हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट रोल जो हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, तो अगर क्लोराइड नहीं होगा तो क्या होगा? वो ब्लड पीएच भी मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि बफर सिस्टम हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा तो हमारी ब्लड की पीएच भी इससे अफेक्ट हो जाएगी। एंड द नेक्स्ट इज नोज़िया, जैसे सोडियम की डेफिशिएंसी से नोज़िया होता है वैसे ही क्लोराइड की डेफिशिएंसी से नोज़िया होता है, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड दोनों मिलके हमारी बॉडी में क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करते हैं, और अगर वो बैलेंस नहीं रहेंगे दैट विल कॉज नोज़िया एंड अल्टीमेटली लीड टू डिहाइड्रेशन और डायरिया। नेक्स्ट इज एग्जॉशन। एग्जॉशन क्यों होता है? एग्जॉशन हमें क्यों फील होता है? हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हैं, सोडियम क्लोराइड ये सब बैलेंस नहीं है, तो बॉडी हमारी प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है, एनर्जी प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो पाती है, और ना ही हमारे ब्रेन से प्रॉपर सिग्नलिंग हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी हमारी बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती है। नेक्स्ट मिनरल है मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो कौन से फूड सोर्सेज से हमें ये मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं उनके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, होल ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, एवोकाडोज के अंदर, नट्स, मिल्क, लेग्यूम, बनाना, सी फूड, चॉकलेट, कोकोआ, इन सब के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। मैग्नीशियम के अगर फंक्शंस की बात करें, इसका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नर्व ट्रांसमिशन। एज यू नो, अभी तक हमने जितने भी हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट डिस्कस किए हैं तो सब क्या काम करते हैं? हमारे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में मेजर रोल उनका रहा है। ऐसे ही मैग्नीशियम भी नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। और एटीपी सिंथेसिस का जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे तो मैग्नीशियम उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है। एक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हमने पहली वीडियोस में भी डिस्कस किया। एंजाइम का काम क्या होता है? ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं। कोई भी रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो वो नॉर्मल स्पीड की बजाय जब फास्टन अप हो जाता है तो किसकी हेल्प से होता है? वो एंजाइम की हेल्प से होता है। और उस एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। मसल एक्टिविटी, जितनी भी हमारी मसल्स की एक्टिविटी होती है उसमें भी मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन, मसल एंड आरबीसीज। इनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैग्नीशियम। किस का? बोन्स का, मसल्स का और आरबीसीज का। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जनरली होती नहीं है क्योंकि हमें किसी न किसी सोर्स से मिल जाता है। बट अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो किस तरीके के डिसऑर्डर ये कॉज करता है? मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर तो होंगे, क्योंकि नर्व ट्रांसमिशन में हेल्प करता है मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो नर्व ट्रांसमिशन नहीं होगा एंड दैट विल लीड टू मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर्स। और मसल डिसऑर्डर्स में भी ये रिस्पॉन्सिबल होगी मैग्नीशियम की कमी, क्योंकि मसल की जो फंक्शनिंग है, जो एक्टिविटी है, उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है मैग्नीशियम का। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है ट्रेस मिनरल्स। अभी तक हमने जितने भी मिनरल्स को डिस्कस किया वो सारे के सारे थे मैक्रो मिनरल्स, और अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स जिनको बोलते हैं। इनमें फर्स्ट है आयरन। आयरन का क्या काम होता है, क्या इसके फूड सोर्सेज होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज हो जाती हैं, लेट्स सी। फर्स्ट अगर हम बात करें इसके फूड सोर्सेज की, कहाँ से हमें आयरन मिलता है? ये मसल मीट के अंदर, पोल्ट्री, सेलफिश, लीवर, लेग्यूम, ड्राइड फ्रूट, होल ग्रेन एनरिच्ड ब्रेड्स एंड सीरियल्स, डार्क ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल एंड मोलासेस, इन सब के अंदर प्रेजेंट होता है आयरन। आयरन जनरली जितनी भी हमारी ग्रीन कलर के पिगमेंट वाली जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं मैग्नीशियम और आयरन रिच होती हैं, जो हमारी आगे जो हम फंक्शनिंग पढ़ने वाले हैं आयरन की, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बात करें फंक्शनिंग की कि हमारी बॉडी में क्या काम करता है, फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ये हमने पहले डिस्कस किया है कहीं पे। इफ़ यू कैन रिमेंबर दैट, जो भी आयरन है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? दैट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन और RBC यू कैन से। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर, उनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाना। वो कैसे ट्रांसपोर्ट करवाते हैं? हीमोग्लोबिन उनको बाइंड करता है अपने साथ और एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। जैसे ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगी? लंग्स के अंदर प्रेजेंट होगी। एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन को लंग्स में लेके जाएंगे, लंग्स से हीमोग्लोबिन जो होगा ब्लड का वो अपने साथ बाइंड करवाएगा और अलग अलग हमारे जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन हैं, उन तक ऑक्सीजन को पहुँचाता है। जब वहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी तो क्या होगा? CO2 प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन कंज्यूम होने के बाद उस CO2 को वापस हीमोग्लोबिन अपने आप के साथ बाइंड करवाएगा और फिर उसको वापस लंग्स तक लेके आएगा, जिसकी वजह से हम उसको बाद में एक्सेल करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारा प्रोसेस करवाने के लिए हीमोग्लोबिन में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हेमेटिन पिगमेंट, दैट इज बिकॉज ऑफ आयरन, वो आयरन का बना होता है। अभी हमने डिस्कस कर लिया। तो सेकंड फंक्शन वही है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज कंपोनेंट ऑफ सेलुलर एंजाइम एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। इससे पहले वाले मिनरल में भी हमने डिस्कस किया कि एंजाइम्स का क्या काम होता है, किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को फास्टन अप कर देना। तो उस किसी भी एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए अलग अलग मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ ऐसे हमारे मेटाबॉलिक एंजाइम ऐसे हैं जिनकी एक्टिवेशन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है आयरन का। अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी की, तो वन एंड ओनली डिजीज दैट इज कोज्ड बाय द आयरन डेफिशिएंसी इज
अनीमिया। अनीमिया हम किसको बोलते हैं? खून की कमी हो जाना। अगर हमारी बॉडी में आयरन कम होगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसीज कम होगी और उसी को हम क्या बोलते हैं? अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है? जब खून की कमी हो जाएगी, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचेगी हर एक टिश्यू तक, हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक, तो एक्टिविटी डाउन आ जाएगी। आप बहुत ज़्यादा लेथार्जिक रहोगे, एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है और बॉडी पेल होनी स्टार्ट हो जाती है। अदर देन दिस डिजीनेस हो सकती है, चक्कर आएंगे। ऑक्सीजन की कमी में आप ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा? अगर आप ज़्यादा टाइम तक खड़े रहोगे तो ब्रेन तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आरबीसीज आपकी बॉडी में ऑलरेडी कम है जो ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? चक्कर आने स्टार्ट हो जाते हैं, डिजीनेस आपको फील होती है। नेक्स्ट, बॉडी वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा एंड कोल्डनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट। जो हाथ हैं और पैर हैं, आपके फीट हैं, वो क्या होंगे? कोल्ड फील होंगे, ठंडे फील होंगे, क्योंकि जब प्रॉपर एनर्जी नहीं सर्कुलेट हो पा रही है बॉडी के अंदर तो हीट भी प्रोड्यूस नहीं होती है। नेक्स्ट मिनरल इज जिंक। जिंक की अगर हम बात करें तो इसके फूड सोर्सेज कौन से होंगे? सी फूड में सबसे ज़्यादा जिंक प्रेजेंट होता है, स्पेशली ऑयस्टर जो होते हैं उनके अंदर, ऐसे लीवर के अंदर, एग्स के अंदर, मिल्क के अंदर, व्हीट ब्रांड, लेग्यूम्स। मेनली जिंक जो है वो हमारा नॉन वेजिटेरियन डाइट के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट अदर देन दोज ये वेजिटेरियन डाइट में भी कहाँ प्रेजेंट होता है? व्हीट ब्रांड के अंदर या लेग्यूम्स के अंदर। जो लोग ज़्यादातर पॉलिश्ड फूड कंज्यूम करते हैं, पॉलिश्ड दालें ज़्यादा खाते हैं या पॉलिश्ड जो चावल हैं उसको ज़्यादा खाते हैं, ग्रेन जितने भी पॉलिश्ड वाले अगर कंज्यूम करते हैं तो उनके अंदर जनरली जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, जिंक का क्या क्या काम होता है? फर्स्ट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन हमने डिस्कस किया है, कोलेजन प्रोटीन का क्या काम होता है, तो इसको रिकॉल कीजिए क्या काम था, कहाँ पे हमने डिस्कस किया था। आई विल रिपीट, फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन। कोलेजन हमारी स्किन को प्लम्पनेस प्रोवाइड करता है, हमारे कार्टिलेजेस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्किन को। नेक्स्ट इज वुंड हीलिंग। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर वुंड हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, उसकी हीलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंक। टेस्ट एक्विटी, जो टेस्ट बड हमारी किसी भी टेस्ट को पहचान सकती हैं, वो किसकी वजह से होता है? जिंक की वजह से होता है। एसेंशियल फॉर ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिंक। और इम्यून रिएक्शन, जितनी भी हमारी इम्यून रिएक्शंस होती हैं बॉडी के अंदर, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होती हैं, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जब हमारी बॉडी आइडेंटिफाई करके किल करने की कोशिश करती है तो उसमें भी जिंक का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, जिंक की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो क्या क्या उसकी डिजीज हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म किसको बोलते हैं? ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ रह जाना, मतलब बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ ना हो पाना, एक नॉर्मल से कम हाइट रहना, दैट इज ड्वार्फिज्म या बौनापन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज अनीमिया, खून की कमी हो जाएगी जिंक की कमी से। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख प्रॉपर नहीं लगती है। स्किन चेंजेस, स्किन में काफ़ी चेंजेस होते हैं। वाइट पैचेस, अगर आपको बॉडी पे कहीं भी स्किन में अनइवन टोन नज़र आ रही है, कहीं कहीं पे वाइट पैचेस नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। एंड इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, अभी हमने डिस्कस भी किया कि वुंड की हीलिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिंक। अगर जिंक नहीं होगा तो वुंड हीलिंग हमारी डिले हो जाएगी। एंड डिक्रीज टेस्ट एक्विटी, जब कोरोना हुआ तो लोगों का टेस्ट खत्म हो गया था, वो टेस्ट या स्मेल को सेंस नहीं कर पा रहे थे, तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं? विटामिन सी के साथ साथ जिंक भी आप कंज्यूम करो, जिससे कि आपकी टेस्ट एक्विटी वापस आ सके, आप टेस्ट बट जो है आपकी वापस से एक्टिवेट हो सकें और टेस्ट को आप पहचान सको। नेक्स्ट मिनरल इज आयोडीन। आयोडीन की अगर हम बात करें तो कहाँ से मिलता है हमें आयोडीन? फूड सोर्सेज क्या क्या होते हैं? फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज आयोडाइज्ड साल्ट। साल्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो आयोडाइज्ड साल्ट होते हैं उनके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है, प्लस कुछ वेजिटेबल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है आयोडीन, और सी फूड के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो सी फूड कंज्यूम करने वालों में आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। जो सी फूड कंज्यूम नहीं करते हैं, वेजिटेरियन सोर्स पे डिपेंड रहते हैं, तो उनमें अक्सर आयोडीन की कमी हो जाती है। तो अगर वो टेबल साल्ट कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ आयोडाइज, या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, क्या क्या काम होता है आयोडीन का? इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, दैट इज़ टू हेल्प इन द मेटाबॉलिक रेट। जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, और उसको कंट्रोल कौन सी ग्लैंड करती है? थायराइड ग्लैंड।
ग्लैंड्स की अभी हमने बात भी की थी। ग्लैंड क्या होती है, कोई भी ऐसी हमारे बॉडी पार्ट जहाँ से कुछ भी सिक्रीट हो रहा है उसको हम ग्लैंड का नाम देते हैं। तो ऐसे ही हमारे नेक में थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करती है। कितनी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कितना खाना डाइजेस्ट होगा, किस स्पीड से होगा, ये सारा काम कौन करता है, हमारी थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करती है। तो थायराइड ग्लैंड को काम करने के लिए जिस मिनरल की ज़रूरत होती है दैट इज़ आयोडीन। आयोडीन अगर कम होगा तो क्या होगा, थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं करेगी, उसके अंदर स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी और वही स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, गॉइटर। दैट इज़ अ डेफिशिएंसी डिजीज ड्यू टू आयोडीन। अगर हम आयोडीन प्रॉपर हमारी अमाउंट में नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो जाती हैं, गॉइटर, क्रेटिनिज्म एंड मिक्सेडिमा। तो फर्स्ट इज गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, जब थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ जाती है तो नेक का पूरा पार्ट स्वेल हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं गॉइटर। अगर हम बात करें क्रेटिनिज्म की, क्रेटिनिज्म में क्या होता है, क्रेटिनिज्म इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म जिसमें हमारी बॉडी स्टंटेड रह जाती है। सिर्फ बॉडी नहीं, हमारी मेंटल ग्रोथ भी हैम्पर होती है। ना तो ब्रेन डेवलप हो पाता है, ना ही बॉडी डेवलप हो जाती है। हाइट बहुत कम रहेगी और ब्रेन भी डेवलप नहीं होगा। मेंटली रिटार्डेड होते हैं इस तरीके के पर्सन। और मिक्सेडिमा की अगर हम बात करें, मिक्सेडिमा में क्या होता है, हमारी स्किन के जो सेल्स हैं उनके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज़ के पार्ट है वो डिपॉजिट होने स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरीके का एडीमा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, और ये भी एक हाइपोथायराइडिज्म की सीवियर कंडीशन होती है। नेक्स्ट मिनरल इज फ्लोरीन या फ्लोराइड, जो मेनली हमारे टीथ से रिलेटेड होता है। अगर इसके फूड सोर्सेज की हम बात करें तो कहाँ से मिलता है, ये फ्लोरिनेटेड वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है और सी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। फ्लोरिनेटेड वाटर मतलब कुछ अमाउंट तक ये हमारे वाटर में ही प्रेजेंट होता है, सी फूड के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये कॉफ़ी में भी प्रेजेंट होता है। फंक्शंस की अगर हम बात करें, एज आई सेड कि हमारे टीथ से रिलेटेड होता है, तो इसका काम क्या होता है, हमारे टूथ डिके की रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर ये प्रोवाइड करता है हमारे टीथ को डिके से बचाने के लिए। और ये हमारे बोन्स का भी एक कंपोनेंट होता है, बोन्स का और टीथ का। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है फ्लोरीन की हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, इससे टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। मेनली हमारे टीथ को ही अफेक्ट करता है। तो उसमें क्या क्या होगा, अगर बोन्स को अफेक्ट करेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, बट अगर टीथ को अफेक्ट करेगा तो क्या क्या होगा, हमारे जो टीथ हैं वो वीक हो जाएंगे। जैसे बोन्स वीक होती हैं ऐसे टीथ भी वीक हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे पोरस होके हल्के होने स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी फ्रेजिलिटी बढ़ जाएगी। टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करें, डेफिशिएंसी से ज़्यादा इसकी टॉक्सिसिटी हमें अफेक्ट करती है। टॉक्सिसिटी में क्या होता है, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस में क्या होता है, जो हमारे टीथ हैं उनमें डिस्कलरेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। सो वी हैव कंप्लीटेड मिनरल्स, और मिनरल्स के साथ ही हमारा न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। क्या सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए हमें डाइट में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे डाइटरी फाइबर और वाटर भी इंक्लूडेड होते हैं, जिसको हम न्यूट्रिशन में ही काउंट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर हम किस चीज़ को बोलते हैं, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बट ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारे फूड को और बॉडी में जाने के बाद आफ्टर प्रोसेसिंग हमारे स्टूल को, तो वो होता है हमारा डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर लेग्यूम्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, ग्रेन में, ब्रेड में, सीरियल में, वेजिटेबल्स में, सब में प्रेजेंट होता है। और दो तरीके के डाइटरी फाइबर होते हैं, कुछ होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं और कुछ होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। तो जितने भी सोर्सेज होते हैं डाइटरी फाइबर के, उनके अंदर मिक्स्ड रहते हैं दोनों सॉल्युबल टाइप के भी और इनसॉल्युबल टाइप के फाइबर्स भी जो हम कंज्यूम करते हैं। तो इनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, अगर हम हमारी डाइट में फाइबर को इंक्लूड करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है, एडिंग डाइजेशन, डाइजेशन को ईजी कर देते हैं। डाइजेशन को ईजी मेनली हमारे सॉल्युबल जो फाइबर होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट, मेंटेनिंग स्टेबल ब्लड शुगर, ब्लड शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करते हैं और वेट लॉस को जल्दी अचीव करने में भी हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, जो फाइबर होता है वो मेनली क्या करता है, सॉलिड पार्ट फॉर्म करता है हमारी डाइट का। और अगर हम हमारी डाइट में फाइबर को कंज्यूम करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें भूख जल्दी नहीं लगती है। ये काफ़ी फिलिंग होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पेट जल्दी भर जाता है। अगर हमारी डाइट में फाइबर की अमाउंट ज़्यादा है तो पेट जल्दी भर जाएगा। पेट जल्दी भरेगा तो उससे क्या होगा, हम कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली कम अमाउंट में लेंगे। हम बोलते हैं ना कि हमें सैलेड ज़रूरी लेना चाहिए खाने के साथ, उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम पार्ट
फाइबर का होता है। इस वजह से क्या होता है, अगर हम फाइबर ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं डाइट में तो पेट जल्दी भर जाता है, जिसकी वजह से हम कार्ब्स और फैट्स को कम कंज्यूम करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट अगर हमारी डाइट में कम होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड का शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा, फैट भी हम ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा वेट लॉस में भी हेल्प करेगा और हमारे वेट को मेंटेन करने में, हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा डाइटरी फाइबर। वन मोर फंक्शन ऑफ फाइबर इज टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर टू स्टूल। जो हमारा स्टूल फॉर्मेशन होती है, एक्सेस जितना भी वेस्ट बचता है आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड एज स्टूल, तो उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर फाइबर ज़्यादा होता है हमारी डाइट में तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है, खाना इजीली डाइजेस्ट होता है और स्टूल फॉर्मेशन भी इजी रहती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ डाइट इज वाटर। वाटर हम जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी का, ऑलमोस्ट 70% पार्ट इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर। अगर हमारी बॉडी में हम वाटर के फंक्शन देखें कि क्या क्या होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रोल वाटर हमारी बॉडी में प्ले करता है, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज इट रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा बढ़नी स्टार्ट होती है तो क्या है, वी स्टार्ट स्वेटिंग, हमें स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो स्वेटिंग की हेल्प से क्या होता है, एक्सेस ऑफ हीट को वाटर क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ऐसे यूरिनेशन के थ्रू भी और स्वेटिंग के थ्रू भी एक्सेस ऑफ हीट को जब वाटर बाहर निकाल देता है तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। डू यू नो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? कमेंट बिलो कि हमारी बॉडी का जो इनर टेम्परेचर है वो हमेशा कितना रहता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट बॉडी ऑर्गन एंड टिश्यू। हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं, टिश्यूज़ हैं, उसके सराउंडिंग क्या होती है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, जो फ्लूइड की लेयर होती है वो क्या करती है, एक शॉक अब्जॉर्बेंट का काम करती है। तो वो भी किससे बनी होती है, वाटर से बनी होती है। नेक्स्ट इज हेल्प प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अभी हमने डाइटरी फाइबर में भी डिस्कस किया कि जितना हम वाटर कंज्यूम करते हैं, फाइबर कंज्यूम करते हैं तो क्या होगा, ईजिली डाइजेशन होता है खाने का और कॉन्स्टिपेशन को ये प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प डिजोल्व मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू मेक देम एक्सेसिबल टू बॉडी। अभी हमने पूरा का पूरा मिनरल्स और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर लिया है। जो भी हम फूड की फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, क्या ये ड्राई फॉर्म में हमारी पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सकते हैं? नहीं, वाटर इनको अपने अंदर डिजोल्व करवाता है। डिजोल्व फॉर्म के अंदर ये पूरी बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होके क्या होते हैं, सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। और सर्कुलेशन में एंटर करने के बाद जिस भी बॉडी पार्ट को जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो उतना एब्जॉर्ब करते रहते हैं। नेक्स्ट इज मॉइस्चर द टिश्यू सच एज दोज इन माउथ, आईज एंड नोज। हमारी जितने भी बॉडी के अंदर टिश्यू ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं वो मॉइस्ट रहते हैं। हमारी जितनी भी बॉडी के पार्ट्स हैं इनके अंदर मॉइस्चर आता कहाँ से है, ऑब्वियसली वाटर की हेल्प से वो मॉइस्ट रहते हैं। नेक्स्ट इज ल्यूब्रिकेट द जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट में हेल्प करने के लिए ल्यूब्रिकेंट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ ऑल्सो लिक्विड फॉर्म, तो उसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज लेसन द बर्डन ऑन किडनी एंड लीवर बाय फ्लशिंग आउट द वेस्ट प्रोडक्ट। अब हम जितना भी खाना हम खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा हेल्दी ही खाते हैं, हम जंक भी कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा अनहेल्दी खाना भी खाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक्सेस बर्डन आ जाता है हमारे लीवर और किडनी के ऊपर उन टॉक्सिन्स को रिलीज करने का। या फिर मेडिसिन लेते हैं, वो भी क्या करती हैं, उनको भी एक्सेस में जो टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करती हैं, सारा का सारा किडनी और लीवर के ऊपर वो बर्डन होता है। एंड अगर हम जंक भी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो भी वेस्ट हमारी बॉडी में नॉर्मल डाइट से भी प्रोड्यूस होता है, तो उस वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है वाटर अपने अंदर डिजोल्व करवा के, जिसकी वजह से लीवर और किडनी की फंक्शनिंग नॉर्मली चलती रहती है और वो ज़्यादा बर्डन नहीं आता है उनके ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कैरीज द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू सेल्स। जो हमारा ब्लड है वो किससे मिलके बना है, ब्लड के अंदर भी तो 90 to 95% क्या होता है, हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। और उसका काम होता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करवाना। तो वाटर अगर नहीं होगा तो ब्लड की फॉर्मेशन, ब्लड का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो वो कम प्रेशर के साथ मूव करेगा और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हमारे हर एक बॉडी सेल तक नहीं पहुंच पाएंगी। And with this, we completed our today's topic, including minerals, dietary fiber, and water, as well as we have completed the chapter nutrition. Next chapter रहेगा हमारा
डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें किसी भी तरीके का कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और आगे इस सीरीज़ को कंप्लीट देखने के लिए फॉलो करें।